हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे KVS 2022 का पेपर। KVS 2022 में जो है आर्ट का पेपर हुआ था, इसको अब सॉल्व कराएंगे। तो आर्ट के सेक्शन का पहला जो क्वेश्चन है वो आया था, निम्नलिखित में से कौन सिंधु का हिस्सा नहीं है। सिंधु घाटी का हिस्सा नहीं है तो रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा है, जबकि काली घाट जो है ये इसका कोई भी सिंधु से संपर्क नहीं रहा। काली घाट जो है यहाँ पे पटचित्रों के लिए जाना जाता है, इसका सिंधु से कोई भी रिश्ता नहीं था। अगला देखेंगे दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सी है। तो सातवाहन काल में जो बनाया गया है वो है अमरावती का स्तूप। सातवाहन काल में बनाया गया अमरावती स्तूप, जबकि सांची और भरहुत जो है ये शुंग काल में बनाए गए। ये बनाए गए शुंग काल में। सांची भरहुत जब साथ में आते हैं तो शुंग काल में बनाए गए। अमरावती बनाया गया है सातवाहन काल में। अगला देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी मूर्ति है, निर्मित है। काहे में निर्मित है मातृ देवी? तो मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो टेराकोटा में निर्मित है और वो सर पर जो है कपनुमा या पंखानुमा टोपी लगाए हुए दर्शाई गई है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें निर्मित हैं। तो सिंधु घाटी से जो प्राप्त मोहरें हैं वो किस पत्थर से बनाई गई हैं? तो स्टेटाइट जो है पत्थर से यहाँ पे ये मोहरें बनाई गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला, सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के बनाने की प्रक्रिया थी। तो जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसर की मूर्ति मिली है, डांसर कह लें या नृत्यांगना कह लें, ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है ये कांस्य माध्यम में बनाई गई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहला सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसको किस विधि से बनाया गया। तो लास्ट वैक्स प्रोसेस लुप्त मोम तकनीक से बनाया गया। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे इसके मुख पर कौन सा प्रभाव दिखाया गया है। तो ऑस्ट्रेलियाई प्रभाव जो है इसके मुख मुद्रा पे दिखाया गया है। और इसके हाथ हैं उसमें किस हाथ में कड़े दिखाए गए हैं, किस हाथ में कटोरा दिखाया गया है। इसकी स्थिति कैसी है? तो ये विश्राम की स्थिति में है। ये भी पूछा हुआ है कि किस स्थिति में खड़ी है, तो विश्राम स्थिति पे खड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की यह जगह गुजरात में कहाँ है। तो गुजरात में जो है सिंधु घाटी का स्थल है वो है लोथल। लोथल क्या था? तो लोथल बंदरगाह था। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और जो यहाँ से मिला है मेन वो है गोदीवाड़ा। पूछा जाता है गोदीवाड़ा कहाँ पे मिला, तो गोदीवाड़ा मिला है लोथल से। इसके अलावा यहाँ पर नाव के आकार की मुहर भी प्राप्त हुई है। नाव के आकार की मुहर कहाँ से मिली है? तो ये मिली है लोथल से ही। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी स्थल का नाम क्या है। तो राजस्थान में जो है सिंधु घाटी में कौन सा स्थल है? तो कालीबंगा। राजस्थान में स्थित जो मेन स्थल है वो है कालीबंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर लेख के रूप क्या छपा हुआ है। तो लिपि, यहाँ पर जो है लिपि छपी हुई है। इस लिपि में जो है 396 जो है कुल चिन्ह थे। कुल चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो 396 चिन्ह थे। और अगर बात किया जाए मूल कितने यहाँ पे चिन्ह थे, तो यहाँ पे मूल चिन्हों की संख्या जो है वो थी 64 मूल चिन्हों को यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त देवी आकृतियाँ निर्मित हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो देवी आकृतियाँ मिली हैं वो कैसी हैं? तो टेराकोटा में, मिट्टी से बनाई गई हैं। 2-3 प्राप्त हुई हैं, जिसमें से कपनुमा टोपी वाली आकृति जो मेन है देवी की, मातृ देवी की प्रतिमा, ये जो है किसमें बनी है? तो मृण मूर्ति या टेराकोटा, एक ही बात है। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार है। तो ये किस आकार में है? पुरुष धड़ जो है ये है लघु आकार, यानी कि छोटे आकार में है, छोटा सा बनाया गया है। इसमें जो है हाथ और सिर को लगाने के लिए अलग से छिद्र छोड़े गए हैं। और ये किस पत्थर में बनाया गया है पुरुष धड़? तो लाल बलुआ पत्थर में जो है इसको बनाया गया है। और कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। और साइज कैसा है इसका? तो लघु आकार है। नेक्स्ट देखेंगे आगे,
हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की प्रखरता है। तो हड़प्पा से जो प्राप्त पुरुष धड़ है वो देखने में कैसा है, वास्तविक है। उसको देखने पे ऐसा लगता है जैसे उसका पेट निकला हुआ दर्शाया गया है। तो वास्तविक जैसा रियलिस्टिक होता है वैसा ही उसको बनाया गया है यहाँ पर। तो पुरुष धड़ यहाँ पर कैसा है, तो ये लाल बलुआ पत्थर में पहली बार बनाया गया था। लाल बलुआ पत्थर में इसको बनाया गया था। और ये कैसा देखने में है, तो ये है वास्तविक। देखने में कैसा है, तो ये वास्तविक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक बर्तन हमने भी देखा। इस चित्र में दर्शित मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता का है। ये जो बर्तन दिख रहा है ये किस सभ्यता का है, तो ये सिंधु सभ्यता का है। ये सिंधु सभ्यता का है और उस पर कुछ इस प्रकार से जो है चित्रण कार्य मिलता है। कहाँ का है, तो ये सिंधु सभ्यता का है। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त कांस्य प्रतिमाएँ किस देवता को दर्शाती हैं। तो उत्तर प्रदेश, गुप्त काल की बात हो रही, पहली बात गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ से जो कांस्य प्रतिमाएँ मिली हैं वो किसको दर्शाती हैं, तो बुद्ध भगवान को। जो यहाँ पे बुद्ध भगवान की कांस्य की प्रतिमाएँ मिली हैं ये कब बनाई गई थी, तो गुप्त काल में। नेक्स्ट देखेंगे, कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना। जब नालंदा जो है किस राजवंश के समय जो है यहाँ पर कांस्य की प्रतिमाएँ बनाई गई, तो पाल वंश के अंतर्गत। पाल वंश में क्या हुआ, नालंदा को मेन केंद्र बनाया गया। यहाँ पर क्या हुआ, केंद्र, यहाँ पाल वंश में किस मूर्तियों के लिए केंद्र कौन सा था, तो नालंदा था। यहाँ पर जो है पाल काल में कांस्य की प्रतिमाएँ बनाई गई। नेक्स्ट देखेंगे, चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का क्या कारण है। चोल काल में जो है कांस्य की मूर्तियाँ क्यों ज़्यादा बनाई गई, तो मंदिर उत्सवों के लिए। यहाँ पर जो है मंदिरों में त्यौहार होते रहते थे और मंदिरों में मूर्तियों की पूजा होने के लिए जो है मूर्तियाँ यहाँ पर कांस्य माध्यम में अधिक बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं, तो ये बनाई गई हैं मंदिर में उत्सवों के लिए जो है यहाँ पर बनाई गई। नेक्स्ट देखेंगे, 13वीं सदी में व्यापक पैमाने में भवन निर्माण गतिविधि के अंतर्गत शुरू हुए। तो 13वीं शताब्दी में व्यापक पैमाने में भवन निर्माण गतिविधि के अंतर्गत क्या शुरू हुए, तो दिल्ली सल्तनत। इस समय 13वीं शताब्दी में क्या था, तो दिल्ली सल्तनत में जो है यहाँ पर बहुत अधिक भवन निर्माण जो है शुरू हुए। नेक्स्ट देखेंगे, मातृ देवी का संग्रह कहाँ है, तो मातृ देवी हो, पुरुष धड़ हो, पुरुष नर्तक धड़ हो, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यहाँ पे अवशेष मिले हैं ये कहाँ संग्रहित हैं, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ये सारे कहाँ संग्रहित हैं, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। अगला देखेंगे, कुषाणकालीन कटरा टीला से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो कटरा टीला से प्राप्त जो बैठी हुई बुद्ध प्रतिमा है ये कहाँ है, तो मथुरा संग्रहालय में है। कहाँ है, तो ये मथुरा संग्रहालय में जो है संग्रहित है। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए चित्र में अशोक स्तंभ पर कौन सा फूल अंकित है। तो इसमें जो अशोक स्तंभ है इसमें फूल की बात कर रहा, कौन सा अंकित है, तो कमल का फूल। किसका फूल, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये वाला फूल, ये किसका है, तो ये कमल का फूल जो है यहाँ पर अंकित दिखाया गया है। कैसा फूल है ये, तो ये है कमल का फूल। कमल का फूल जो है यहाँ पर दिखाया गया है। अशोक स्तंभ पर कौन से फूल का अंकन है, तो कमल का फूल बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री गारा बनाने में प्रयुक्त नहीं किया गया है। यहाँ पर पूछा है नहीं किया गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कौन, तो इसमें सीमेंट, उस समय क्या थी, सीमेंट नहीं थी। तो इसमें सीमेंट जो है गारा बनाने के लिए नहीं प्रयोग किया गया है, जबकि बजरी, खड़िया और मेथी दाना इनका प्रयोग करके भिगोया जाता था, उसके बाद उसकी लेयर तैयार की जाती थी। नेक्स्ट देखेंगे, अजंता में किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी, तो मरती राजकुमारी जो है मरणासन राजकुमारी किस गुफा संख्या में मिली है, तो गुफा संख्या 16 में जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, अजंता में अधिकांश चित्रों के विषय इनमें से हैं। तो अजंता जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत काम हुआ है और यहाँ पर 547 जातक कथाओं का भी अंकन किया गया है। यहाँ पर 547 जातक कथाओं का अंकन किया गया है। और जातक कथाएं क्या होती हैं, तो जातक कथाएं होती हैं बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म की कथाएं। नेक्स्ट देखेंगे अगला, अजंता के किस गुफा संख्या में माया का स्वप्न चित्र चित्रित है। तो माया का स्वप्न जो है जिसमें भगवान बुद्ध हाथी के रूप में उनके गर्भाशय में जाते हुए दर्शाए गए हैं, तो ये गुफा संख्या 16 में दर्शाया गया है।
अगला है शुंग काल में निर्मित स्तूप निम्नलिखित में से किन सामग्री का प्रयोग हुआ है। तो शुंग काल में जो है इष्टिका और पाषाण यानी कि ईंटों का और पत्थरों का इनका प्रयोग होना शुरू हो चुका था। यहाँ पर ईंटों का और पत्थरों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भवन निर्माण में ट्राबिएट एवं आर्किएट तरीके में परिवर्तन का परिचय में हुआ। तो ये दो शैलियाँ होती हैं भवन बनाने की, एक होती है ट्राबिएट और एक होती है आर्किएट। ये दोनों जो शैलियाँ थी कहाँ पर भवन निर्माण में परिवर्तन हुआ, तो इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला थी, जो इंडो इस्लामिक भारतीय और इस्लामिक दोनों मिक्स होकर जो यहाँ पे भवन बन रहे थे, उनमें इन दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया। ये कौन दोनों शैलियों का, ट्राबिएट और आर्किएट शैली का इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अंतर्गत प्रयोग किया गया। अगला आया था वास्तुकला में ट्राबिएट तरीके के अंतर्गत क्या आता है। तो ट्राबिएट तरीके के अंतर्गत क्या आता है, तो इसमें स्तंभ आते हैं, लिंटल आता है और ब्रैकेट। ये तीनों चीज़ें जो है ट्राबिएट शैली में जब कोई इंडो इस्लामिक भवन बनाया जाता है, इंडो इस्लामिक जब कोई भवन बनाया जाता है तो उसमें स्तंभ बनाए जाएंगे, लिंटल बनाया जाएगा और ब्रैकेट बनाए जाएंगे। तो ट्राबिएट शैली के अंतर्गत ये चीज़ें बननी आवश्यक हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है, 234 फीट। कितनी है, कुतुब मीनार की टोटल ऊंचाई है 234 फीट, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कुतुब मीनार इनके साथ भी संबंधित है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, इनसे जो है ये संबंधित रही है, इन्हीं के लिए बनवाई गई थी, इन्हीं की याद के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे कुतुब मीनार इन आकारों के मिश्रण से बना है। तो कुतुब मीनार किन आकारों से, तो पॉलीगोनल और गोलाकार, गोलाकार है और पॉलीगोनल जो आकार होते हैं इनके मिश्रण से ये जो है पूरी इमारत बनाई गई है। कैसी, पॉलीगोनल और गोलाकार आकार में जो है पूरी इमारत बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। अजंता के भित्ति चित्रण पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र में निम्नलिखित में से बुद्ध के दाएं हाथ में इनमें से किस पुष्प को दिखाया गया है। तो कमल पुष्प को दिखाया गया है और किस रंग का है, तो नीले रंग का है। बहुत पूछा जाता है कमल पुष्प है और किस रंग का पकड़े हुए हैं, तो नीले रंग का ये कमल पुष्प पकड़े हुए दर्शाए गए हैं। फिर आया था कौन सा विश्व प्रसिद्ध मकबरा दिए हुए फोटो में दर्शित मकबरे से प्रेरित है। तो ये हम देख लेंगे ये कौन सी इमारत थी, तो ये ताजमहल था। ये ताजमहल का दूसरे साइड से लिया गया फ़ोटो है, तो ये ताजमहल इमारत को यहाँ पर दर्शाया गया है। पूछा था कौन सा विश्व प्रसिद्ध मकबरा दिए हुए फ़ोटो में दर्शित मकबरे से प्रेरित है, तो ताजमहल से प्रेरित है। अगला है कुतुब मीनार पर बनी सजावट में सम्मिलित है। तो कुतुब मीनार पर जो सजावट बनी है उस पर क्या किया गया है, एक तो कैलीग्राफी की गई है और साथ में पत्तियों को बनाया गया है। तो यहाँ पर कैलीग्राफी और पत्तियों की डिज़ाइन देखने को प्राप्त होती है। अगला देखेंगे संगमरमर पर जास्पर में जड़ित कैलीग्राफी में है। क्या है यहाँ पर, जास्पर यानी कि इस तरीके से वहाँ पर पत्थरों में जो है जास्पर में जड़ित आयतें हैं। तो किसकी हैं, वो कुरान की आयतें हैं। जो कुरान इनका ग्रंथ होता है मुस्लिमों का, उसकी आयतें जो हैं संगमरमर पर जास्पर में जड़ित कैलीग्राफी में लिखी गई हैं। ये ताजमहल पे बहुत ज़्यादा लिखी हुई मिलती है। सर्वश्रेष्ठ जो कुरान की आयतों का अंकन है वो कहाँ पे है, तो ताजमहल पे ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे गोल गुम्बद में स्थित है। गोल गुम्बद कहाँ है, बीजापुर में। गोल गुम्बद कहाँ है, बीजापुर में स्थित है। अगला है फाहियान भारत किस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था। तो फाहियान जो है भारत आया था बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने। ये क्या करने आया था, बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था। अगला है यहाँ पर छपे हुए फ़ोटो में जो पेंटिंग है उसकी शैली को पहचानिए। तो ये राजस्थानी शैली का चित्र था। तो ये जो है राजस्थानी शैली का चित्र था। मारू रागिनी नामक चित्र है। इसका नाम क्या है, इसको मारू रागिनी के नाम से जानते हैं। और ये किस शैली का चित्र है, तो राजस्थानी शैली का चित्र है। नेक्स्ट देखेंगे दक्कन लघु चित्र में शीर्षक पोलो खेलती चांद बीवी। चित्र में चांद बीवी कौन है, तो ये बीजापुर की रानी थी। ये कौन थी, तो ये बीजापुर की रानी थी। और चित्र कहाँ बना हुआ था, चित्र बना था गोलकुंडा में। चित्र है कहाँ, ये कहाँ का है, तो गोलकुंडा में है। और ये रानी जो है जो इसमें पोलो खेलती हुई दर्शाई गई, कहाँ की रानी है, तो बीजापुर की ये रानी थी। अगला है मुख्य मुग़ल लघुचित्र चित्रित हैं। तो मुग़ल लघुचित्र जो चित्रित हैं काहे पे चित्रित हैं, तो हाथ से बने हुए कागज़ पर ये चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे लघु चित्रण में लेपिस लाजुली में से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो लेपिस लाजुली जो है नीला कलर होता है, अल्ट्रामरीन ब्लू कलर होता है। और ये पहले जो है बाहर से आयातित किया जाता था। बदख्शा अफ़गानिस्तान से पहले आता था
और ये किस कलर का होता था, तो ये जो है नीले रंग का अल्ट्रामरीन ब्लू कलर का होता था। अगला है, किसके काल में मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता व यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था। तो लघु चित्रण जो मुगल लघु चित्रण थी उसमें विज्ञानता और यथार्थता किसके समय सर्वाधिक आई थी, तो जहांगीर के समय। इस समय जो है रियलिस्टिक काम भी बहुत हुए और वैज्ञानिकता का भी इसमें जो है प्रभाव देखने को मिलता है जहांगीर के समय। नेक्स्ट देखेंगे, जहांगीर कालीन लघु चित्र बाज शीर्षक का चित्रकार कौन है, तो बाज के लिए जाने जाते हैं उस्ताद मंसूर। इसके अलावा इन्होंने नील गाय, जेब्रा, इस तरीके से बहुत सारे चित्र बनाए हैं और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट है, लघु चित्र में राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया है। तो लघु चित्र में जो राजाओं के चरित्र को किस शैली के राजाओं को दर्शाया गया है, तो मुगल लघु चित्रों में जो है राजाओं के चरित्रों को भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, लघु चित्र गोवर्धन पर्वत को उठाए श्री कृष्ण किसके द्वारा बनाया गया। ये चित्र जो है गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए श्री कृष्ण को दिखाया गया है। ये बनाया है मिस्किन ने। किसने बनाया, ये मिस्किन ने बनाया है और ये मुगल काल का चित्र है। मुगल काल में बनाया गया लघु चित्र है, मिस्किन ने इसको बनाया है श्री कृष्ण पर्वत को उठाए हुए। नेक्स्ट देखेंगे, आरंभिक रेखांकन, पृष्ठभूमि, आकृति कार्य, व्यक्ति चित्रण व पूर्णवाद्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पर क्या होता था, एक कारखाना टाइप होता था जहाँ पर जो है चित्रों का निर्माण होता था। यहाँ पर अलग अलग कलाकारों को अलग अलग कार्य के लिए रखा गया था। जैसे कोई चित्रण में महारत हासिल करा था तो उसको चित्रांकन का कार्य दिया जाता था, किसी को रंगांकन का कार्य दिया जाता था, किसी को जो है हाशिए का काम दिया जाता था। तो यहाँ पर जो है कोई आकृति बनाता था, कोई फूलों की आकृति बनाता था, सबका अलग अलग काम बटा हुआ था। तो एक ही चित्र में यहाँ पर अनेक कलाकार अपना अपना कार्य करते थे और यहाँ पर चित्रों का निर्माण होता था। नेक्स्ट देखेंगे, इस चित्र में कृष्ण क्या कर रहे हैं। इस चित्र में कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दर्शाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने क्या किया है, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए इनको दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल लघु चित्रकला का जोरदार प्रभाव था, क्योंकि बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार आकर बस गए थे और यहाँ पर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नूरुद्दीन किस जगह के कलाकार थे, तो नूरुद्दीन जो है बीकानेर के मेन कलाकारों में से एक हैं। राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण में तकनीक क्या है, तो यहाँ पर जो है टेम्परा पद्धति में, जिसमें आर पार नहीं दिखाई देता, अपारदर्शी पद्धति होती है। ये कैसी होती है, अपारदर्शी पद्धति होती है। इसमें जो है यहाँ पर टेम्परा पद्धति में राजस्थानी लघु चित्र शैली में बनाया गया है। अगला है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रह में मारू रागनी चित्र संग्रह किस राजस्थानी लघु चित्रकला शैली से है। तो राजस्थानी, वापस एक बार रिपीट करते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रह में मारू रागिनी, अभी हमने ऊपर चित्र दिखाया था, किस राजस्थानी लघु चित्रकला से कला चित्र शैली से संबंधित है, तो मेवाड़। किससे संबंधित है, तो मेवाड़ में मारू रागिनी नामक चित्र बनाया गया। संग्रहित कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थानी लघु चित्र में सबसे प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी की बात हो रही है, बहुत पूछा जाता है किसने बनाया, तो निहाल चंद्र ने बनाया। इस समय जो राजा कौन थे, तो सावन सिंह यहाँ पर राजा थे और निहाल चंद्र ने इसको जो है बनाया था। और बनी ठनी को किस रूप में दिखाया गया है पूछा जाता है, तो इनको यहाँ पर राधा के रूप में दिखाया गया है। अगला है, चित्रकार दाना द्वारा चित्रित चौगान प्लेयर। दाना नामक एक कलाकार था, इसने क्या किया है, इसने चौगान प्लेयर नामक राजस्थानी लघु चित्रकला शैली की चित्रित किया है। तो दो यहाँ पर चौगान प्लेयर हैं, एक है गोलकुंडा वाला, राजकुमारियों के द्वारा चौगान प्लेयर खेलते हुए, एक जोधपुर में बना है। तो दाना नामक जो कलाकार है वो जोधपुर शैली का था, उसने क्या चौगान प्लेयर नामक एक चित्र को चित्रित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, जयपुर राजस्थानी लघु चित्रकला शैली में चित्रित राम भरत मिलाप। यहाँ पे राम भरत मिलाप चित्र में चित्रकार कौन है, तो इसको चित्रित किया है गुमान नामक चित्रकार ने। और इस चित्र में पूछा गया था इसके पहले कि कितनी आकृतियों को बनाया गया है, तो टोटल इसमें 49 आकृतियों को बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थानी लघु चित्र शैली की कोटा शैली ने किस विषय के चित्रण में विशिष्टता हासिल की, तो यहाँ पर 12 मासा। राजस्थानी शैली की जो कोटा शैली थी, इसमें 12 मासा का चित्रण बहुत ही अच्छा किया जाता था, इसमें इसको विशिष्टता हासिल थी। नेक्स्ट देखेंगे, उस राजा का नाम बताइए जिसने व्यक्ति चित्र हमें किशनगढ़ चित्रकला
में मिलते हैं। तो किसके व्यक्ति चित्र मिलते हैं? तो जो उस समय का मेन राजा होगा उसी के मिलेंगे। तो किशनगढ़ शैली के मेन राजा थे सामंत सिंह, और इन्हीं के व्यक्ति चित्र हमको देखने को मिलते हैं। अगला है गुमान द्वारा चित्रित जयपुर शैली का चित्र राम भरत मिलाप में कितनी मानव आकृतियाँ हैं? ये भी ऊपर आ गया। हमने बताया था टोटल 49 है, तो 40 से ज़्यादा हैं और 50 से कम है, यानी कि 49 टोटल यहाँ पे आकृतियाँ बनाई गई हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी लघु चित्रों में के अंतर्गत बसोहली शैली में चित्रित रसमंजरी पर किस शैली का प्रभाव है? तो प्रारंभिक पश्चिम भारतीय लघुचित्र शैली का प्रभाव है। प्रारंभिक पश्चिम भारतीय लघुचित्र शैली का प्रभाव है किस पे? रसमंजरी पे। और एक रसमंजरी कहाँ चित्रित हुई है? तो बसोहली शैली में, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल चित्र शैली में वॉश चित्रण कहाँ से प्रभावित है? तो बंगाल शैली का जो वॉश चित्रण है, जापानी एक प्रकार की तकनीक होती है, वहीं से वॉश स्टार्ट हुआ था। बाद में यहाँ पे अवनींद्रनाथ ने इसको विकसित किया और भारत में वॉश शैली प्रारंभ हुई। अगला देखेंगे कृष्णा रेड्डी ने किस माध्यम में अपने काम बनाए हैं? तो ये एचिंग करते थे, अम्लांकन का कार्य करते थे, ये अम्लांकन काम करते थे कृष्णा रेड्डी, और उन्होंने इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पर चित्र बनाए हैं। मस्खरा इनका एक फेमस चित्र है, मस्खरा है, बहुत सारे हैं वैसे, मस्खरा इनका चित्र याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल आज यहीं पर रोकते हैं, बाकी को क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में कराते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।